नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं द स्मार्ट विजन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आए एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 5 राज्य राजा और जो आपके प्राचीन गणराज्य हैं उनके बारे में। तो सौरभ यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो सौरभ। तो एक बार आप लोग सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य और राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आखिरकार जो राज्य होते थे उनका निर्माण किस तरीके से होता था, जो राजा थे राजा कैसे बनते थे, और जो हमारे प्राचीन गणराज्य हैं तो उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप लोग सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके क्लास में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें सौरभ यादव, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अब राज्य, राजा और गणराज्य, जैसे कि यहाँ पर जब एक चुनाव हो रहा होता है तो संकरन एक बालक है जो कि देखता है कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं, और वो ये जानता है कि जैसे कि जो चुनाव है, चुनाव में कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे इसमें जुड़ते हैं, इन सारी चीज़ों का वो देखता है। लेकिन उसके मन में एक विचार आता है कि क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं पहले भी हो रहे होंगे, पहले भी ये चीज़ें होती रही होंगी। तो वह यह विचार करता है कि जैसे इस टाइम पर शासक बनते हैं तो क्या पहले भी ऐसे ही शासक बनते रहे होंगे। और आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जब चुनाव नहीं होते थे, हम लोग तो जान रहे हैं कि पहला आपका जो चुनाव हुआ था 1952 में शुरुआत हुई थी चुनाव की। तो जब चुनाव नहीं हो रहे थे तो उस समय तक किस तरीके से हमारा शासन चल रहा था, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसमें क्या है मित्रों कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगले 50 साल, 60 साल से ही, 70 वर्षों से जो चुनाव हो रहा है उसके माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं। उसके अलावा पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा था राजा रानियों के बारे में, कुछ अध्ययन हम लोगों ने किया था, परंतु लगभग आज से 3000 वर्ष पहले राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। आज का जो युग है उसमें परिवर्तन किया गया है। अब परिवर्तन किस तरीके का दिखाई देता है, तो पहले जो राजा बनते थे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करवाते थे। बड़े बड़े यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, इन सब चीज़ों का आयोजन करवाते थे और उसके बाद वह अपना राज्याभिषेक करवाते थे। अश्वमेध यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोग जानते हैं, वाजपेयी यज्ञ के बारे में जानते हैं, तो ये सारे यज्ञ करवाए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ क्या था कि इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े की देखभाल के लिए कुछ सैनिक उसके पीछे जाते थे और वह स्वतंत्र विचरण करता रहता था, स्वतंत्र तरीके से वह चलता रहता था। उसके अलावा अगर उस घोड़े को कोई रुकता था, रोकने का प्रयास करता था, तो वह फिर युद्ध करता था लोगों के साथ। और अगर यज्ञ का क्या लेना चुनाव से, चुनाव की जो परंपराएं हैं वो आज की हैं। जो आपका डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, गणतंत्र में आप चुनाव की परंपराओं को जानते हैं। लेकिन जब राजा बनने की परंपरा थी तो राजा उसको नियुक्त किया जाता था जो हर एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हो। पहले तो युद्ध करके राजा बनते थे ताकि अपने आप को शक्तिशाली दिखा सकें। इस कारण से यज्ञ वगैरह का प्रयोग ये लोग करते थे। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो तो आप लोगों की आज की प्रक्रियाएं हैं, पहले ऐसी प्रक्रियाएं नहीं थी। उसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और यह घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था अगर कोई इसको रोक लेता था तो फिर वह इनसे युद्ध करता था। उसके अलावा यह जब वापस लौट करके अपनी राजधानी में आ जाता था तो यह यज्ञ समाप्त हो जाता था। तो आप समझिए, अगर ये राजधानी में ना आए तो उनका तो यज्ञ ही नहीं हो पाएगा। तो आगे इसी में देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं कि जो ये स्वतंत्र विचरण करता रहता है
और जाने के बाद और इसमें बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया जाता था, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था ताकि लोग जुड़ सकें। और इस यज्ञ में जो यज्ञ करवाया जाता था अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए कि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। इसीलिए इस यज्ञ में सारे राजाओं को बुलाया जाता था और यह जो यज्ञ होता था तो विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न इसको करवाया जाता था। इसके लिए विभिन्न उपहारों से लोगों को सम्मानित किया जाता था और जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा होता था वह बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। और ये जो आयोजन होते थे इनका कोई एक मुख्य स्थान होता था जिसे रोहित शर्मा, तो इन सभी आयोजनों का एक मुख्य स्थान होता था जिसे हम लोग क्या कहते थे, राज सिंहासन या बाघ की खाल का एक विशेष आसन जहां पर बैठाया जाता। जैसे कि पहले जो राज सिंहासन बनाए जाते थे तो राज सिंहासन एक विशिष्ट स्थान होता था, या तो जो बाघ की खाल होती थी उस पर राजा बैठता था। और जो युद्ध होता था तो जैसे कि राजा रथ में युद्ध करता था तो उसके साथ जो उसका सारथी होता था वो सहचर माना जाता था। और जो यज्ञ होते थे, यज्ञ के अवसर पर जो राजा होता था विभिन्न लोगों को आमंत्रण भेजते थे और पुरोहितों के द्वारा अपना यज्ञ संपन्न करवाते थे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो राजा होता था उसकी जो विजय है उनका गुणगान करने वाले, अब इनका गुणगान कौन करते थे, तो आप लोगों को पता है कि हर एक राजा के जो दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। जैसे कि आप लोग अकबर के टाइम पीरियड में देखते हैं तो उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ऐसे ही हर एक राजा के दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जो कि आप लोगों को पता होगा। एक पुस्तक का नाम अगर आप लोग जानते होंगे, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की व्याख्यान के लिए लिखा है कि जो उनके बारे में विवरण किया गया है। स्वराज के टाइम में ये यज्ञ कैसे करते होंगे और करने वालों को क्या मिलता होगा। देखिए बेटा, आज के टाइम में ये सारे यज्ञ अब बंद हो चुके हैं क्योंकि ये आपकी वैदिक परंपराएं हैं। जब राजा का शासन होता था उस समय पर ये सारे यज्ञ किए जाते थे। अब आज का तो आप लोगों को पता है कि आज का आपका टाइम पीरियड क्या है, डेमोक्रेसी वाला है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ नेता होता है। तो ये आपका एक प्रकार का गणराज्य है। जो आपके गणराज्य होते हैं, गणराज्य में क्या होता था कि लोगों के द्वारा चुना हुआ शासक बैठता था। उसके बाद राजा के जो सगे संबंधी होते थे, खासकर जो रानियां तथा उसके पुत्र होते थे, वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान करवाते रहे होंगे और छोटे छोटे अनुष्ठान करवाते थे। सर हमारे गांव में हुआ था, बहुत बढ़िया। आप अपने घर में यज्ञ करवाइए और अपने घर में ही घोड़े का विचरण करवाइए। तो आगे देखते हैं, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का जो काम होता था वो क्या होता था कि बैठ करके जो यज्ञ होता था, यज्ञ की सारी जो चीज़ें हैं, पद्धतियां हैं, उनको देखते थे। और क्या काम होता था कि राजा के ऊपर क्या होता था, जो पुरोहित होते थे पवित्र जल का छिड़काव करते थे, उसके साथ ही बहुत सारे अनुष्ठान करवाते थे। जो विष नामक जो शब्द आपको प्राप्त होता है, जिसको आप लोग वैश्य नाम से भी जानते हैं, वो क्या करते थे, सामान्य लोगों के लिए उपहार लाते थे और उनको बहुत सारे जो यज्ञ होते थे उनमें शामिल नहीं किया जाता था। प्रायः आपके 3 वर्णों को ही शामिल किया जाता था, जो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके अलावा बाकी लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। अब इन यज्ञों में शामिल कौन कौन होता था, वर्ण क्या होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार जो वर्ण व्यवस्था होती है
वर्ण आखिरकार होते क्या हैं। तो अगर वर्ण के बारे में हम लोग देखें तो वर्ण क्या होते हैं, तो आप लोगों का दिया है कि यहाँ पर जो आपके ग्रंथ हैं उनके बारे में पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो भी आपके ग्रंथ हैं ज़्यादातर आपके यमुना गंगा नदी के किनारे ही इनका जो रचनाकार है, रचना इनकी सिर्फ उसी क्षेत्र में हुई थी। उसके अलावा ऋग्वेद के बाद रचे गए जो ग्रंथ हैं उनमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ कहते हैं, जैसे कि ऋग्वेद आपका बहुत पहले रचित ग्रंथ है। इसके अंतर्गत आपके जो बाकी के ग्रंथ आते हैं, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित इन सारे ग्रंथों के अनुसार अनुष्ठान करवाते थे। जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते थे, विभिन्न प्रकार की पद्धतियां होती थी, विधियां, उनके माध्यम से ये लोग यज्ञ करवाते थे। इसमें बहुत प्रकार के सामाजिक नियम भी शामिल थे। और उस समय में जो समाज था वो बहुत सारे समूहों में बटा हुआ था। अब समाज किसी एक चीज में नहीं बटा हुआ था, बहुत सारे ग्रुप में ये बटा था। उसके अलावा और क्या चीज़ें थी कि जैसे कि आपका पुरोहित हो गया, योद्धा हो गया, कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले बहुत सारे लोग, जंगल में रहने वाले बहुत सारे लोग, ये सारे लोग शामिल थे। बहुत सारे जहाँ पुरोहित थे बहुत ज़्यादा वैभवशाली थे, क्योंकि पुरोहितों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। योद्धाओं को वैभवशाली माना जाता था, और जो कृषक और व्यापारी थे वो धनवान होते थे। तो इसी प्रकार के हमारे वर्ण व्यवस्था भी हमारी चलवाई गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं सबसे प्रथम में ब्राह्मण को माना गया है, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। दूसरी ओर आपके पशुपालक हो गए, शिल्पकार हो गए, मछली पकड़ने वाले हो गए, ये सारे लोग भोजन को इकट्ठा करते थे। और ये लोग गरीब माने जाते थे, क्योंकि गरीब वर्ग से थे, ये लोग गरीब थे। उसके अलावा पुरोहितों ने इनको 4 वर्गों में विभाजित किया। अब यहाँ पर जो आपके सामने ये शब्द आ रहा है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। प्रायः इस चीज का कहीं पर प्रमाण नहीं मिलता कि पुरोहितों ने ही इन चीजों का, क्योंकि इसका पहला जो आपका उल्लेख मिलता है वर्ण व्यवस्था का, ते आपका जो मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है वहां से इसका उल्लेख मिलता है। अब इनको हम क्या नाम से जानते हैं? वर्ण नाम से जानते हैं। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, क्योंकि ये जो आपके वर्ण निर्धारित थे तो प्रायः या किस तरीके से निर्धारित थे, ये जो वर्ण थे तो वर्ण आपके कार्य के आधार पर निर्धारित किए गए थे, कि जिसका जो कार्य है उस हिसाब से उनका वर्ण निर्धारित किया गया था। पहला वर्ण आपका ब्राह्मण था, इसका जो कार्य होता था अध्ययन करवाना, अध्यापन करना। ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए हैं: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। तो ब्राह्मण के 6 प्रमुख कर्म माने गए हैं। उसके अलावा दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय वर्ग का कहा जाता था, क्योंकि ये लोग माना जाता था कि प्रारंभ से ही युद्ध वगैरह में लगे रहते थे, उनका काम होता था लोगों की रक्षा करना। और तीसरे स्थान पर हम लोग वैश्यों को रखते हैं, जिनका काम कृषि और पशुपालक का कार्य था, और इसमें बहुत सारे व्यापारी लोग भी आते थे। उसके अलावा क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों ही यज्ञ कर सकते थे, यज्ञ करने का इनको अधिकार प्राप्त था। लेकिन जो अंतिम वर्ण आपका शूद्र था, इनको कार्य करने का अधिकार नहीं था। कैसे कार्य? कि यज्ञ करने का इनको अधिकार नहीं था। इनका काम क्या था कि जो आपके बाकी 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना, और इन्हें किसी प्रकार का यज्ञ वगैरह करने का कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त था। आगे अगर इसमें देखा जाए तो प्रायः जो औरतें होती थीं
आप लोग अगर इसमें देखें तो प्रायः जो इसमें औरतें होती थी, इनका जो काम होता था, आप लोग बताया, औरतें शूद्रों के समान इनको माना जाता था। यहां पर जो आपके दिया गया है कि औरतों को शूद्रों के समान माना जाता था। उसके अलावा महिलाओं तथा शूद्रों को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था। लेकिन ये जो टाइम पीरियड किया जा रहा है, समय काल, ये आपका उत्तर वैदिक काल का है। उसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं तो पहले महिलाओं को भी शिक्षा अध्ययन का कार्य था, शिक्षा अध्ययन करती थी महिलाएं, और उनको कभी भी शूद्रों के समान नहीं माना जाता था। इसी पे हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि पुरोहित के अनुसार सभी जो वर्ण होते थे, वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर अगर ब्राह्मण के माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना जाने लगा। देखिए बेटा, ये जो बात तो गलत है कि इन लोगों का जिस तरीके से शिक्षा का इनको अध्ययन, शिक्षा के लिए अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन ये जो बात आपकी की जा रही थी, ये उत्तर वैदिक काल की जा रही है। जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में तो सभी को अधिकार थे, जिनको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो उस समय काल में तो महिलाओं को भी शिक्षा अध्ययन का कार्य था। उसके अलावा और क्या चीजें थी, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बाद में कुछ लोगों को अछूत माने जाने लगा। और जो अछूत वर्ण थे, उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल में ये अंतर है कि जो उत्तर वैदिक काल है ये आपके बाद का काल है। जो ऋग वैदिक काल है उसको प्रारंभिक काल मानते हैं, जिस टाइम पर लिटरेचर हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जिस टाइम के हमको ग्रंथ वगैरह प्राप्त होते हैं। तो कुछ लोगों को अछूत माने जाने लगा। जो अछूत वर्ग होते थे उनमें शिल्पकार हो गया, शिकारी हो गए, तथा भोजन संरक्षण करने वाले शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे जो शवों को जलाने का कार्य कर देते थे, दफनाने का काम करते थे। और लोग मानते थे कि इनके अगर संपर्क में हम लोग आ जाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। क्या मानते थे कि अगर हम इनके संपर्क में आ जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। कई लोगों ने क्या किया कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई ये वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है उसको बहुत सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानने लगे थे कि हम लोग पुरोहितों से श्रेष्ठ हैं, और कुछ लोग क्या कहते थे कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही मानते थे। अब कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या कहते थे कि हम जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे, कर्म के आधार पर मानेंगे। मिर्जापुर, गुड इवनिंग। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए। तो ये लोग किस वजह से नहीं मानते थे? देखिए, बहुत सारे लोग, जबकि कुछ लोग क्या चाहते थे कि सब लोगों का बराबर सम्मान हो, सबको सम्मान का अधिकार हो, लेकिन लोगों में छुआछूत की भावना धीरे धीरे आने लगी और ये लोग छुआछूत की आलोचना करते थे। जो इस महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र थे, यहाँ की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी, बहुत ही असमानता थी उसमें। यहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव बहुत अधिक था। जो पुरोहित होते थे इनका प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। अब इसके बाद से हम लोग जो देखते हैं जनपद, महाजनपद, हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, लेकिन अब ये एनसीईआरटी के थ्रू हम लोगों की चीज़ें चल रही हैं। कालीन भैया, बहुत बढ़िया। कालीन भैया मत बनिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जनपदों को अगर हम लोग देखते हैं, जनपदों में हम लोगों ने पढ़ा था, जो जनपद का टाइम पीरियड था, कि धीरे धीरे राजा जब यज्ञ करवाने लगे
तो जनपद का निर्माण धीरे धीरे करने लगे। जनों से जनपद का निर्माण हुआ और जनपदों से महाजनपद का निर्माण हुआ। तो जो महायज्ञों को करवाने वाले राजा थे, अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा होने लगे, क्योंकि अभी तक जो जन होते थे छोटे छोटे समूह को बोला जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जनपदों का निर्माण होने लगा। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है मित्रों, कि जहां पर लोग बसते हैं। अच्छा, सारे लोग बुलाते हैं आपको कालीन भैया। शिवम सिंह, तो शिवम सिंह बताइए ना, आप कालीन भैया बता रहे हैं, मिर्जापुर लेकर के फिर से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे इसमें देखते हैं कि जो जनपद थे, जनपद आखिरकार होता क्या है, कि जनपदों का हम लोग मानते हैं कि जहां पर लोग बसते हैं उसको हम जनपद मानते हैं। जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जब खुदाई की तो खुदाई से इनको बहुत सारी बस्तियों के प्रमाण मिले। उसके अलावा क्या चीजें हैं कि हमको जो खुदाई से प्रमाण मिलते हैं, तो दिल्ली के पास जो पुराना किला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर हो गया, एटा के पास अतरंजी खेड़ा हो गया। बहुत बढ़िया, आ रहे हैं सीजन 2। सीजन 2 तो कब का आ चुका, अब आप अलग से कुछ लेकर के आइए अपने लिए। तो देखिए बहुत सारे जो आपके आर्कियोलॉजी में खोजे गए पूरा स्थल है, पूरा स्थलों में आप लोग इनको लिख सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जैसे कि आपका अतरंजी खेड़ा हो गया। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, एटा के पास स्थित है अतरंजी खेड़ा। मेरठ के पास आपका हस्तिनापुर हो गया और दिल्ली का पुराना किला हो गया। तो ये आपके प्रमुख पूरा स्थल है जनपद कालीन। तो ये कौन से हैं, तो जनपद कालीन आपके प्रमुख पूरा स्थल है। उसके अलावा खुदाई से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग झोपड़ियों में रहा करते थे। कहाँ पर रहते थे, तो झोपड़ियों में रहा करते थे और जानवरों का पालन पोषण करते थे। उसके अलावा इनके प्रमुख खाद्य पदार्थों में चावल हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, गन्ना, तिल, सरसों, ये सारी चीजें शामिल थी। जो दलहन हो गई, दाल वगैरह आती हैं, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें ये लोग भोजन करते थे। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक पात्र दिख रहा होगा, इसको आप लोग अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक पात्र दिख रहा है, तो इसको हम चित्रित धूसर पात्र बोलते हैं। अच्छा, आखिरकार इसको हम चित्रित धूसर पात्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपके चित्र बनाए गए हैं, छोटे छोटे फिगर इसमें कुरेदे गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, तो इसको हम चित्रित धूसर बोलते हैं। तो इसमें इसके जो पात्र मिलते हैं तो ज़्यादातर कैसे मिलते हैं, आपके कटोरा यहाँ पे आपके सामने है, उसके अलावा थालियाँ हो गई और जो आपकी छोटी छोटी कटोरियाँ भी इसके मिली हैं, और इनमें पतली सतह चढ़ाई जाती थी और बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, ये चिकना पार्ट होता था। उसके अलावा लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और लाल रंग के भी होते, जैसे कि आप लोग जानते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन आप लोगों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन जनपद कालीन स्थलों से चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं प्राप्त हुए हैं जल्दी। उसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो कुछ लाल कलर के हो गए, कुछ काले कलर के मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। उसके अलावा इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं, जिनको हम लोग चित्रित धूसर पात्र भी बोलते हैं। अब जब इनको हम नाम लेते हैं तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि इनमें चित्रकारी की गई है, ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं। ज्यामितीय आकृतियां क्या होती कि जैसे कि लाइन खींच देना और किसी प्रकार की आकृति को बना देना, ये होता है ज्यामितीय आकृतियां। तो चलिए आगे हम देखते हैं।
आगे हमारा महाजनपद आता है। तो महाजनपद में क्या है कि महाजनपद कालीन जो हमारे पूरा स्थल प्राप्त होते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें हैं कि करीब लगभग 2500 वर्ष पहले, अगर हम लोग देखते हैं कि 2500 वर्ष पहले जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हमको बहुत सारे महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हमने आपको पिछले क्लास में जो बताया था, आपके 16 महाजनपद, आपके महत्वपूर्ण 16 महाजनपद आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उस समय के लोगों को गणित का ज्ञान था क्या? नहीं सच्चिदानंद द्विवेदी जी, उस समय के लोगों को गणित का ज्ञान नहीं था, लेकिन हमको जो आकृतियां मिली हैं, तो सीधी रेखाएं और ज्यामितीय आकार की आकृतियां मिली हैं, इस कारण से इन आकृतियों को हम लोग ज्यामितीय आकृतियां बोल देते हैं। और गणित के ज्ञान के बारे में अगर देखा जाए तो उसके बारे में जो आपके ग्रंथ हैं, ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं, लेकिन खुदाई से कोई भी साक्ष्य गणित के बारे में उनको क्या जानकारियां थी, उसके बारे में अभी तक कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो आप लोग बताइए कि पहली बार जो आपके महाजनपद हैं, महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि पहली बार महाजनपदों का उल्लेख आप लोगों को कहाँ पर मिलता है, या फिर कौन से जैन ग्रंथ हैं जहाँ पर आपको महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। हमने अभी आप लोगों को पिछली क्लासेस में महाजनपद, पूर्व 16 महाजनपद, जनपद काल, मगध का उत्कर्ष, और यहाँ तक कि आपके जो राजवंश थे, जिसको आप सेकेंड अर्बनाइजेशन जानते हैं, तो सेकेंड अर्बनाइजेशन ज्यामितीय आकृतियों से एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं कि उनको इन चीज़ों का ज्ञान था, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी होता है, उसके हाथ पे कुछ दे दिया जाता है तो किसी प्रकार की आकृतियां बना लेता है। तो ज्यामितीय आकृतियों से हम नहीं आधार लगा सकते हैं कि अगर हम इनसे बस मान लें कि ज्यामितीय आकृतियों से ही हम कह सके कि उनको गणित का ज्ञान रहा होगा, तो यह हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए कि उनको गणित का ज्ञान था कि नहीं था, जब तक हमको कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल जाते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहली बार आपको जो महाजनपद हैं उनकी सूचना किस जैन ग्रंथ से मिलती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपके महाजनपद थे, आखिरकार जो महाजनपद हैं इनमें आपस में इन लोगों के संघर्ष होते रहते थे, और जो संघर्ष होते रहते थे तो इनमें आपके एक महाजनपद का उदय होता है, जिसको आप लोग मगध के नाम से जानते हैं। मगध का उत्कर्ष जब हम लोग देखते हैं आगे, तो उसमें देखा जाता है कि यहाँ पर जो राजा होता था आक्रमण करके लोग आते थे और अपने किलों का निर्माण करवाते थे। ये किले आपके चारों तरफ से विशाल होते थे और ज़्यादातर लकड़ियों के, क्योंकि महाजनपद काल में लकड़ियों के महल ज़्यादातर बनाए जाते थे। और जी बौद्ध ग्रंथों में तो मिला है, लेकिन कौन से जैन ग्रंथ में मिला है? जैन ग्रंथ का नाम आप बताइए कि किस जैन ग्रंथ में मिला है। तो उसके अलावा यहाँ पर आपके 16 महाजनपद दिए गए हैं, उनके बारे में अगर एक बार देखा जाए तो सारे जो महाजनपद हैं, महाजनपद के बारे में आप लोग मैप में देख सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो चलिए आगे जो आपके ये प्रमाण मिलते हैं, भगवती सूत्र, जी बहुत बढ़िया, किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में आपके महाजनपदों के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। तो जैसे कि आपका यहाँ से अगर हम लोग मगध हो गया, वैशाली हो गया, और इधर आपका अगर हम देखते हैं सिंधु नदी के किनारे आपके बहुत सारे क्षेत्र थे। ये आपके अंग महाजनपद हो गया, कोसल हो गया और अवंती हो गया। तो ये सारे आपके 16 महाजनपद यहाँ पर आपके मैप में उल्लेख किए गए हैं। और एक आपका जो अवंती महाजनपद के बारे में आप लोग जानते हैं, तो ये आपका
इकलौता ऐसा महाजनपद था जो आपके दक्षिण भारत में पाया जाता था। तो चलिए, इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप पिछली क्लासेस में देख सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जा कर के इन क्लासों को देख सकते हैं जो महाजनपद के बारे में दी गई हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो राजा थे, राजा क्या करते थे कि बहुत सारे जो आपके लड़ाइयाँ होती थी, अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने अपने जनपदों को बढ़ाने का कार्य करते थे। तो उसी में और अपनी शक्ति प्रदर्शन करते थे कि हमारे पास कितनी शक्ति है, उस चीज़ का भी ये लोग प्रदर्शन करते थे। तो आखिरकार उस समय की जो हमारी अगर देखा जाए तो ज़रूरतें क्या थी, जो ये जनपद काल है, अगर जनपद में मगध ही क्यों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना और मगध को क्यों सब लोग जीतने के लिए प्रयास करते थे, क्योंकि उस समय की हम लोगों की बेसिक आवश्यकताएं क्या थी, जो बेसिक नीड होती है वो क्या थी। तो हमारी नीड क्या थी कि हमको पहले भोजन चाहिए और पानी चाहिए। किले बना रहे हैं तो जंगल चाहिए क्योंकि लकड़ी वहाँ से आएगी। तो इसमें क्या था कि गंगा नदी थी और यमुना नदी थी, तो दोनों जगह से पानी इनको मिलता था। और गंगा नदी यमुना नदी का जो दोआब था, तो यहाँ पर आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइजल होती है, जो फर्टाइल करती है, उर्वरक क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होता था। और अगर इसके निचले हिस्से में देखें तो विंध्य की पहाड़ियाँ थी, तो जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था। और उत्तर में अगर देखा जाए तो हिमालय इसकी रक्षा करता था। क्या सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता था। तो इस कारण से मगध का उत्कर्ष हुआ था। उसके अलावा लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से हमेशा युद्ध करते रहते थे। और जो राजा थे, लौह संसाधन, जी लोहे के भी प्रमाण हमको मिलने लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग ये लोग तलवार बनाने में, हल बनाने में और उसके अलावा घरों के निर्माण में भी धीरे धीरे ये लोग करने लगे। लोहे के जो हमको प्रथम प्रमाण मिलते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से मिलते हैं, लोहे के जो प्रमाण मिलते हैं। उसके अलावा और जो चीज़ें हैं, तो ये जो आपके प्राप्त होते थे, तो इसमें अगर देखा जाए दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। अब ये लोग ईंट और पत्थर, इन सारी चीज़ों का भी ये लोग इंतजाम करते थे, क्योंकि पक्के मकान बनाए जाते थे। तो उसके लिए इनको बनाते भी रहे होंगे और हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया करते रहे होंगे। इसके संसाधनों की आवश्यकता पड़ती रही, क्योंकि जब हम कोई चीज़ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मजदूर भी लगते हैं और बहुत सारी सामग्री भी लगती है। तो राजा जब अपने महल का निर्माण करवाते रहे होंगे तो बहुत सारे लोग कार्य में लगते रहे होंगे। तो उसके अलावा और राजा जो थे वो सेना रखने लगे और करते क्या थे कि ये सिपाहियों को नियमित वेतन नहीं दिया करते थे कि रेगुलर वेतन दिया करें। उसकी जगह पर क्या करते थे कि उनको 1 साल की वेतन दे देते थे और उनको रखते थे। और कुछ इनके पास स्थायी सेना रहती थी और कुछ इनके पास अस्थायी सेना रहती थी। अब स्थायी अस्थायी सेना कैसे, कि कुछ सेना को तो ये लोग अपने पास रखते थे महल में, लेकिन कुछ जो सेना होती थी उसको ये लोग क्या करते थे कि महल में नहीं रखते थे। उसके अलावा जब युद्ध करने जाते थे तो वहां पर उस सेना का प्रयोग ये लोग करते थे। तो यहां पर 2 प्रकार की सेना का उपयोग किया जाता था, कौन सी, स्थायी और अस्थायी। और धीरे धीरे ये लोग सिक्कों का प्रयोग करने लगे, जो कि प्रारंभ में हमको मौर्य काल तक जो सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं तो आहत सिक्कों के प्रमाण थे, जो कि चांदी के प्राप्त होते। आखिरकार ये आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के क्या होते हैं
कि जब हम एक चांदी की परत को लेकर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और उसके ऊपर से उसमें किसी एक चीज से प्रहार करते हैं, तो आहत करते हैं, तो उसको हम आहत सिक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहत सिक्के बोलते हैं। उसके अलावा यहां से हमको कौशाम्बी से महाजनपद काल की एक दीवार प्राप्त हुई है। इसको अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो दीवार आप लोगों को दिख रही होगी, तो कौशाम्बी से प्राप्त हुई है, जो कि कौशाम्बी आपको पता है कि आधुनिक जो आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास स्थित है। तो यहाँ से ये जो दीवार मिली है, तो इसमें क्या, इसका निर्माण लगभग 2500 साल पहले किया गया रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो प्रमाण खोजे हैं तो हमको 2500 साल पुराने मिलते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं कि खुदाइयों में हमको विभिन्न प्रकार के चीज़ें प्राप्त होती हैं। उसके अलावा अब राजा कर भी वसूलते रहे होंगे, तो आखिरकार कैसे ये लोग कर वसूलते थे, तो उसमें भी आपके आते हैं कि राजा जो सेना रखते थे, अब सेना के खर्च के लिए, उसके लिए इनको कर भी लोगों से लेते थे, क्योंकि उनकी रक्षा करते थे, इसलिए उनसे ये क्या करते थे, कर लेते थे। तो उसके अलावा महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उनको बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती रही होगी, क्योंकि जब सेना रहेगी तो खाने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो लोग कर किस तरीके से लेते थे कि समय समय पर लोग इनके लिए उपहार लेकर के आते थे, जैसे कि जो जानवर रखते थे तो इनके लिए रेगुलर दूध लेकर के आना, दही लेकर के आना, तो ये सारी चीज़ें लेकर के आते थे। उसके अलावा और जो लोग थे वो राजा कार्यक्रम करवाते थे, और कार्यक्रम किस लिए, उपहार लेने के लिए राजा समय समय पर कार्यक्रम करवाते रहते थे, ताकि लोग आएंगे राजा से मिलने तो उसको उपहार दे करके जाएंगे। क्योंकि आप लोग भी जब किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाते हैं। तो इसी में अगर आगे देखा जाए तो ये जो कर लिया जाता था, इनसे टैक्स लिया जाता था, तो इनकी उपज का 1/6वां भाग कितना लिया जाता था, तो 1/6वां हिस्सा इनके कर के रूप में लिया जाता था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिरकार महाजनपद काल में कर कितना लिया जाता था, तो उत्पादन का 1/6वां भाग कर लिया जाता था, 1/6वां भाग कर इनसे लिया जाता था। उसके अलावा जो कारीगरों के ऊपर भी बहुत सारे कर लगाए जाते थे। इनमें जो आपके शिल्पकार होते थे, कारीगर होते थे, तो इनमें जो कर लगाया जाता था तो वो किस तरीके से कर लगाए जाते थे कि इनसे, जैसे कारीगर है तो 1 दिन का कार्य इनसे लिया जाता था महीने में, तो अगर 30 कारीगर हो गए तो राजा के यहाँ पर 30 दिन का काम हो गया फ्री का। ऐसे ही श्रमिकों से भी कार्य लिया जाता था, तो जो लोग पैसा नहीं देते थे तो उनसे ये इस प्रकार के कार्य करवाते थे। उसके अलावा और ये जो कर लिया जाता था इसको बोला क्या जाता था, भाग या भाग बोला जाता था। क्या बोला जाता था, तो भाग बोला जाता था या तो भाग बोला जाता था। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जी। देखिए, अब अपने राज्य का विस्तार करना है तो ये लोग लड़ाई तो करेंगे ही, क्योंकि जब राज्य का विस्तार करते थे तो लड़ाई झगड़ा तो ये लोग करेंगे ही। तो इतिहास हमको यही तो सिखाता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपना विकास करते हैं, पहले हम अपना उत्थान करते हैं, विकास करते हैं, और जब विकास हो जाता है तो विकास करने के बाद क्या करते हैं कि अपने आप को प्रसार करते हैं अपने साम्राज्य का, और प्रसार करेंगे तो वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई के बाद पतन होता है, पतन के बाद पुनः हम लोग विकास करते हैं।
तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या था कि जो श्रम चुका नहीं पाते थे, जो लोग कर नहीं दे पाते थे, तो उनसे ये लोग क्या कहते थे कि आप हमारे लिए क्या करिए, कार्य करिए। तो उनसे एक एक दिन का ये लोग कार्य करवाते थे। उसके अलावा जो पशुपालक होते थे और जो आपके जानवर रखते थे, इन सब लोगों से डेली कुछ ना कुछ लिया जाता था, जैसे कि कोई घी दे गया, कोई दूध दे गया, तो ये लोग डेली दे करके जाते थे। और व्यापारी जो होते थे, तो व्यापारी जैसे कि जो सामान बेचने जाते थे उसका कर देते थे। जो सामान बेच रहे हैं, अगर राजा को आवश्यकता है तो उस सामान को भी ये लोग राजा को देते थे। उसके अलावा जो आखेटक होते थे, आखिरकार आखेटक कौन होते हैं, तो आखेटक थे आपके अब लड़ते तो चले ही गए, अब ये लोग लड़ाई तो कर ही रहे थे। अब राजा हैं तो राजा आपस में अपना विस्तार करने के लिए लड़ाई तो करेंगे ही। तो अब आप लोग भी ऐसा कुछ काम करिए कि आने वाली जनरेशन आप लोगों के बारे में भी पढ़े। आने वाली जो आपकी वैकेंसी है, केवीएस का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। केवीएस के फॉर्म आज से भरे जाने लगे हैं, तो आप लोग फॉर्म भरिए और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसकी रेगुलर क्लासेस करवाई जाएंगी और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे ऑफर लाए जाएंगे। सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, केवीएस का आ गया है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों की क्लासेस रेगुलर चलती हैं। तो आप लोग जुड़िए और अपना नाम रोशन करिए और उसके साथ ही आप लोग आने वाली चीज़ों को अच्छे से करिए और अपना भी नाम बना करके जाइए कि आने वाली जो जनरेशन है आपके बारे में भी पढ़े। आप लोग सब लोग दे दीजिए मैसेज सबको कि जो छोड़ करके गई थी पिछली, जो छोड़ करके गई थी हमको पिछली ठंड में, मैसेज करके बोल दो उसे कि इस बार आएंगे तो नौकरी ले करके आएंगे। तो इस ठंड को बीतने के बाद आप लोगों के पास, सबके पास नौकरी होनी चाहिए। तो सभी लोग तैयारी करिए जोरदार और किसी के गम में मत खोए रहिए। सब लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए और आने वाले जो टाइम है उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। तो आज की मेहनत कल रंग लेकर के आएगी। आज जो आप मेहनत करेंगे वही कल आएगी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक युद्ध करते नाम आ जाता, लेकिन अब सभी राजा अपना अपना विस्तार कर रहे हैं ना, तो सारे तो युद्ध करेंगे ही। तो आगे जैसे कि सुनार हो गए, बुनकर हो गए, ये सारे लोग भी टैक्स देते थे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि आगे क्या चीज़ें थी कि धीरे धीरे कृषि में भी परिवर्तन होने लगा था। आखिरकार ये जो परिवर्तन थे, परिवर्तन किस तरीके के कृषि में होने लगे थे कि अब क्या किया जाता था। पहले आप लोगों ने जाना कि पहले जैसे कृषि करते थे तो इनके पास लोहे की जानकारी प्रारंभ में तो नहीं थी। हमने आपसे अभी बताया कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास के लोहे के प्रमाण हमको मिलते हैं। उसके अलावा जो हमको प्रमाण मिलते हैं, अब यहाँ पर लोहा प्रारंभ हो गया। और जब लोहा प्रारंभ हो गया तो ये लोग हल की जगह पे, जैसे कि अब जो मजबूत भूमि भी है तो वहाँ पर भी अब ये लोग खेती करने लगे। कठोर ज़मीन पर भी ये लोग खेती करने लगे, क्योंकि प्रारंभ में कठोर ज़मीन जो होती तो वहाँ पर लकड़ी का जो फाल होता था, हल आप लोग अगर देखे होंगे तो उसमें नीचे फाल लगा रहता है और उसमें लोहा भी जोड़ दिया जाता था। तो आगे जब लोहे का फाल लगने लगा तो अधिक मात्रा में भूमि को उर्वरक बना लेते थे ये लोग और अच्छी खेती करते थे। उसके अलावा तो फसलों की उपज बढ़ गई और जब उपज बढ़ गई तो ये लोग व्यापार करने लगे, व्यापार करने लगे, अर्थव्यवस्था बढ़ गई। और अगर अर्थव्यवस्था बढ़ गई है तो धीरे धीरे अब ये लोग अपना विस्तार करने लगेंगे। तो यहीं से हम लोग जानते हैं कि महाजनपद काल से सेकेंड अर्बनाइजेशन हम लोगों का प्रारंभ होता है, जिसको हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ये लोग क्या करने लगे कि जैसे कि आप लोग आज
आज लगाते हैं कि धान को पहले आप लोग छींट देते हैं, उससे जब पौधा निकल आता है तो पौधे को आप लोग लगाते हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही करने लगे कि पहले ये लोग खेतों में धान के बीजों को छिड़काव करते थे, उसके बाद से इनके पौधे जब तैयार हो जाते थे तो इनका रोपण करते थे, जिससे क्या होता था कि और भी ज़्यादा पैदावार होने लगी। और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, तो उसके लिए ये लोग, जैसे कि जो आपके बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, तो छोटे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, तो उनको ये लोग काम में रखते थे, जिनको कम्मकार नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? कम्मकार नाम से भी जाना जाता था। तो ये लोग दास दासी भी रखते थे। उसके अलावा आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि कृषि में बदलाव के बाद आगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मगध के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि मगध साम्राज्य आपका किस तरीके से विकसित हुआ। तो लगभग जब 200 साल पहले था, जब हम 2000 वर्ष पहले देखते हैं, तो गुस्से से किसी को नहीं देख रहे हैं, आप सभी लोगों को ही देख रहे हैं। और चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कि जो मगध महाजनपद है आखिरकार यह महत्वपूर्ण क्यों बन गया। इसको हमने आपको बताया था कि मगध महाजनपद जो है, तो गंगा और सोन नदियां हो गई या मगध महाजनपद के आसपास से होकर के बहती हैं। तो यहाँ पर आपका यातायात हो गया, जल वितरण हो गया, जमीन को उपजाऊ बनाना, बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और मगध का एक जो हिस्सा था वो जंगलों से भी था, जंगलों से भरा हुआ था। तो यहाँ के लोग क्या करते थे कि वहाँ से हाथियों को पकड़ लाते थे और हाथियों को पकड़ करके उनको सेना में शामिल कर लेते थे। क्या करते थे कि सेना में शामिल कर लेते थे। तो चलिए, तो मगध में अब बड़े बड़े जो सेना है, सेना भी ये लोग रखने लगे, उसके साथ हाथी भी रखने लगे। और जो नदियां होती थी, तो नदियों के माध्यम से इनके व्यापार भी होने लगे थे, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राचीन काल में है ज़्यादातर जल के माध्यम से ही व्यापार करते थे। और जंगलों में जैसे कि इनको लकड़ियां मिल जाती थी, जिनसे ये लोग घर का निर्माण कर लेते थे। घर के अलावा ये लोग गाड़ियां हो गई रथ बनाने के लिए, और बैलगाड़ी हो गई, उसके लिए भी इनको लकड़ी मिल जाती थी। और यहाँ पर खदानें भी बहुत सारी मिलती हैं, जैसे कि आज भी आपको पता है कि बिहार और झारखंड के इलाके में जो आपकी माइंस मिलती हैं, वहाँ से आपके बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से जो लोहा उत्पन्न होता था, तो उससे लोग मजबूत हथियार भी बना लेते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इनके लिए उपयोगी होते थे। और इस टाइम पर आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जो एक बिंबिसार था और दूसरा अजातशत्रु। तो इनके टाइम पीरियड पर इन लोगों ने क्या किया कि एक तो वैवाहिक संबंध इन लोगों ने स्थापित करवाए, और धनबाद में कोल माइंस, जी धनबाद भी आपका बिहार में ही पड़ता है। तो अजातशत्रु था और बिंबिसार था, इन लोगों ने बहुत सारे वैवाहिक संबंध किए, उसके माध्यम से इन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने विवाह किया, अजातशत्रु ने बहुत सारे युद्ध भी लड़े उसके कारण से। और फिर इसके बाद से नंद वंश का शासक आपका महापद्मनंद आता है, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक होता है। उसके अलावा उन्होंने जिस क्षेत्र में अपने जो इनके नियंत्रण में क्षेत्र था, उसका इन लोगों ने बहुत ज़्यादा विस्तार किया, और उत्तर पश्चिम में पूरा इसको बढ़ा लिया गया। और इसकी राजधानी जो प्रारंभ में मगध की राजधानी बनाई गई थी, तो पहले थी इसकी राजगृह, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी गई, जो आपका आधुनिक पटना है, तो उसको राजधानी बना दिया गया। ये लोग वैवाहिक संबंध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, और आप यहाँ पर हमारे विवाह की चर्चा करने लगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, हमने ये जो आपके महाजनपद काल है ना, तो महाजनपद काल के
हमारे पूरे 3 से 4 लेक्चर आपकी क्लासेज में पढ़े हुए हैं, तो उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जा करके इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है इन जनपदों के बारे में, सारे महाजनपदों के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया है। तो आगे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या था कि कई सालों तक मगध की राजधानी बनती रही, लेकिन बाद में जो पाटिलपुत्र को यहाँ की राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले यहाँ पर मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, जो कि पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। और वो कहाँ से आया था? तो मिस्र से एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ आया था और झेलम नदी, व्यास नदी के किनारे तक यह पहुंच पाया था। कहाँ तक पहुंच पाया था मित्रों? क्या व्यास नदी के किनारे तक पहुंच पाया था। जब उसने मगध को कूच करना चाहा तो उसके जो सिपाही थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम मगध में, क्योंकि थक चुकी थी पूरी सेना। इसके बारे में भी आप लोगों की क्लासेस, पिछली क्लासेस सारी हो चुकी हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप लोग अध्ययन कर लीजिए, बाकी वहाँ से आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है, सबको पता है आप लोगों को, तो आज आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा, जो कि आगे आने वाले बैचेस हैं, बहुत सारे बैचेस हैं आप लोगों के लिए। हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि आज से आपका केवीएस का फॉर्म भरा जाने लगा है, तो इसमें आप लोगों की जो क्लासेस हैं लगातार चलाई जाएंगी, ऐप में भी चलाई जाएंगी, और उसके अलावा जो आपका चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पर भी सारी क्लासेस चलाई जाएंगी। और सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सीटेट में आपका प्राइमरी हो गया, जूनियर लेवल हो गया, तो यहाँ के आपको इस चिल्ड्रन डे के मौके पर पूरी क्लासेस मुफ्त दी जाएंगी। जितनी भी आपकी क्लासेस है सीटेट की, प्राइमरी और जूनियर लेवल की, तो चिल्ड्रन डे के मौके पर आप लोगों को ये सारी क्लासेस फ्री में दी जाएंगी। और शायद आप लोगों के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मेसिडोनिया से पहले भी आपका, मेसिडोनिया से जो सिकंदर था आया था, पहला यूरोपीय आपका आक्रमणकारी था, और जो इसकी सेना थी वह पूरी तरीके से डर चुकी थी, क्योंकि थक गई थी पूरी, इनका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया था। और ये लोग इस चीज से भयभीत हो गए थे कि इनको पता था कि भारतीय शासकों के पास पैदल सेना बहुत अधिक मात्रा में, हाथी भी बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि जो सेल्यूकस निकेटर था उसने देख रखा था कि जो दारा प्रथम से इसका युद्ध हुआ था, तो वहां पर कैसे उसके हाथियों ने सिकंदर की सेना को कुचला था। तो ये हमारा मगध साम्राज्य के बाद वज्जी है। वज्जी साम्राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक गणराज्य था। वज्जी साम्राज्य क्या था? आपका एक गणराज्य था। आखिरकार ये जो गणराज्य था, इसके बारे में हम लोग जो जानते हैं, तो मगध के जो सबसे नजदीक था वो आपका वज्जी था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। और वैशाली कहाँ पर है? आपके आधुनिक बिहार में वैशाली पड़ता है। और यहाँ पर एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, जिसको हम गण या संघ नाम से जानते हैं। अच्छा, गणराज्य और संघ क्या होता है? गण और संघ, गण या संघ होता है जहाँ पर कई शासक होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि समूह के रूप में ये लोग शासन करते हैं, और किसी एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। सभी राजा विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान संपन्न करवाते थे, और सभाओं में बैठ करके क्या करते थे? बातचीत और वाद विवाद किया करते थे। और जो भी करना होता था आपस में बैठ करके ये लोग डिस्कस किया कर सकते थे। क्या कि ये लोग डिस्कस किया करते थे। उसके अलावा स्त्रियां तथा जो दास होते थे, कम्मकार होते थे, सभाओं का हिस्सा नहीं ले रहे थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वज्जी के अलावा और कौन सा गणराज्य था। तो
बौद्ध साहित्यों में भी इनके बारे में, गणराज्यों के बारे में आप लोगों को पता चल जाता है। आप लिच्छवी नामक एक गणराज्य जानते हैं जो कि बहुत समय तक आपको इसके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। उसके अलावा आगे आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर वज्जी संघ का वर्णन आपको जो मिलता है तो आपका दीर्घ निकाय में मिलता है। उसके अलावा दीर्घ निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। उसके अलावा इसके बारे में लगभग 2300 पुराण अजातशत्रु हो गया, वज्जी संघ, तो इसके बारे में यहाँ पर पूर्ण नियमित सभाएं करते थे, आपस में मिलजुल कर काम करते थे, पारंपरिक नियमों का ये लोग कार्य करते थे। तो ये आपका चैप्टर रहा। यहाँ पर हम लोगों ने साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया। बाकी इसके बारे में जिन लोगों को डिटेल में जानना हो तो इसकी क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक से आप लोग सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो आपके डिस्क्रिप्शन में जनपद महाजनपद के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।